तो हम बात करेंगे यार फरवरी 2025 के अंदर कौन कौन से चीज़ें हैं, है ना। करंट अफेयर्स की बात करेंगे, फरवरी 2020 के कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में रही थी, उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ होंगे वो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड होंगे। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जो कि न्यूज़ में रही थी फरवरी 2025 में, सॉरी 20 बोल रहा हूँ 2025 में, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में रही थी, उसके फैक्ट्स कवर करने की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जिससे एमसीक्यूज़ कवर करने से क्या होता है, चीज़ें जल्दी क्लियर होती है हमारे पास। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, कर्नाटका हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू राइट टू डाई विद डिग्निटी। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? ना, ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज केरला इज द फर्स्ट स्टेट यार, है ना। कर्नाटका इज द सेकेंड स्टेट। The Supreme Court of India has legalized passive euthanasia, affirming the right to die with dignity under Article 21। बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे जो फरवरी के अंदर ये न्यूज़ में था कि जो कर्नाटका ने क्या किया था, राइट टू डाई विद डिग्निटी को यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया था, इसलिए न्यूज़ में था। पहला स्टेट केरला है भाई। यूथनेशिया का मतलब क्या है, वॉलेंट्री डेथ, या फिर है ना जो पर्सन जो है वो ऐसा दर्द से गुजर रहा है जो कि ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसे डिसऑर्डर से गुजर जा रहा है जो कि ठीक नहीं कर सकता, तो उसके रिगार्डिंग उसको डेथ दिया जा सकता है, पेनलेस होता है। करेक्ट हमसे पूछा जाता है, या फिर लेस पेन। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा बी टू ओनली। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद रेफरेंस टू सेंसस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंसस के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, सेंसस के बारे में हम करेक्ट पूछा जा रहा है, ठीक है। इट इज प्राइमरली एम्ड एट असेसिंग रेवेन्यू एंड टैक्सेशन नीड्स अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। बिल्कुल सही बात है यार, सेंसस जो है वो रिवेन्यू एंड टैक्सेशन नीड्स को देखते हुए शुरू में जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने जो 1871 में पहली बार कंडक्ट किया गया था, क्यों किया गया था कि हमारे पास रिवेन्यू एंड टैक्सेशन नीड्स कितने हैं उसको यहाँ पे देखते हुए यहाँ पे इसको सेंसस किया गया था। बट समय के साथ इसको एक्सपांड किया गया, जो चीज़ें हम कवर करते हैं सेंसस में, लाइक डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा। स्टार्ट तो रिवेन्यू एंड टैक्सेशन नीड्स के लिए ही किया गया था। इट कंडक्टेड, है ना, सेंसस कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट ऑफ 1871। देखो भाई जो प्रोविजंस हैं वो है सेंसस एक्ट ऑफ 1948। करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद रेफरेंस टू पावर एक्सरसाइज बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो हमको क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, हमको गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में कौन कौन से पावर्स हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट को पूछा जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, द गवर्नर कैन सेंड द बिल बैक टू द लेजिस्लेचर विथ सजेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 200 जो है, आर्टिकल 200 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें असेंड करता है यार, बहुत सारी चीज़ें देता है, किसको पावर देता है, गवर्नर को। एक होता है वो जो बिल आया उसके पास, तो गवर्नर जो है उसको एसेंट दे सकता है, ग्रांट एसेंट आगे बढ़ा सकता है, या फिर विथहोल्ड कर सकता है किसको, बहुत दिन तक कुछ ना करे, विथहोल्ड एसेंट, है ना, रिजेक्ट द बिल। सो ये विथहोल्ड द एसेंट कर सकता है, या फिर रिटर्न कर सकता है बिल को, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, है ना, एंड विथ सजेशन, यहाँ पे सजेशन दे सकता है इसके साथ। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड एक तरह से रिजर्व भी कर सकता है इसको, असेंट हो गया, विड्रॉ द बिल, रिटर्न एंड रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट असेंट, रिजर्व द बिल फॉर presidential assent. If a bill is reserved for the president consideration, the president may send the bill back to the legislature for reconsideration. अगर हमने 201 के अंदर यहाँ पे अगर प्रेसिडेंशियल रूल इन रिजर्व बिल की बात करें तो उसमें यहाँ पे बात किया जाता है आर्टिकल 201 के अंदर, तो जो बिल जो है गवर्नर रिजर्व किया है फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट, उसमें वो जो है अपना असेंट दे सकता है, या फिर विथहोल्ड कर सकता है असेंट को, मतलब रिजेक्ट कर सकता है, प्रकार से बोल सकते हो, या फिर रिकंसिडरेशन कर सकता है। प्रेसिडेंट में सेंड द बिल बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर, किस चीज़ के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए। अगर लेजिस्लेचर रीपास करता है बिल को तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव द असेंट, ठीक है, गवर्नर इज बाउंड नॉट प्रेसिडेंट। ये स्टेट लेजिस्लेचर में फिर से पास करते हो प्रेसिडेंट की मर्जी यार। सो इस चीज़ को भी समझना, दोनों करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 4 है यार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ग्रांटेड टू अ अरेस्टेड पर्सन। इनमें से कौन सा एक राइट है जो कि हम किसको नहीं देते, अरेस्टेड पर्सन को नहीं देते। तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हमारे पास न्यूज़ में क्या था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, हैज रूल्ड आउट व्हाट, इन्फॉर्मिंग एन एक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी बट अ मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, कि जो किसी को भी हमने एक्यूज्ड को हमने अरेस्ट किया है ना, उसको बताना कि किस चीज़ के लिए आपको अरेस्ट किया गया, वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। ओके, सो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 की बात करनी है, नॉट राइट ऑफ द गारंटी टू अरेस्टेड पर्सन। सो पहला क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, बिल्कुल ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इसको क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है यार, इसीलिए न्यूज़ में था, है ना, इसीलिए हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर, यस ये भी एक हमारे पास है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोल सकते हो कि ये गारंटीड है टू द राइट द पर्सन। राइट टू बिल इन ऑल सर्कमस्टांसेस, एक्सट्रीम वर्ड है यार, ऑल सर्कमस्टांसेस आपको बिल कैसे दे देंगे यार, नहीं देंगे। सो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है गलत बोल रहा है ना। कुछ केसेस है जिसमें हमारे पास बेल नहीं मिलता यार, कोई हीनियस क्राइम है उसमें, या फिर टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ है उसमें, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का इफेक्ट कर रहा है उसमें। द राइट टू नॉट बी डिटेन विदाउट बीइंग इन्फॉर्म ऑफ द चार्जेस, बिल्कुल आपके ऊपर क्या क्या चार्जेस लगे हैं उसको बिना बताए आप किसी को भी डिटेन नहीं कर सकते। ये है हमारे पास संविधान के अंदर बताया गया है। प्लस आप बोल सकते हो कि आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अंदर ये बोल सकते हो कि ये राइट्स हैं किसके, अरेस्टेड पर्सन के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या यार, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, एनसीएसके की बात करनी है, न्यूज़ में था भाई। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी जो है यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया। ये जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है उसका टेन्योर को कब तक, 2025 नहीं अभी चल रहा है ना 2025, 2028 के 31 मार्च तक अब यहाँ पे इसने क्या किया, इसको क्या किया, एक्सटेंड किया। इसीलिए न्यूज़ में था, इसलिए हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी के बारे में क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट ऑफ 1993। बिल्कुल सही बात है, 1993 के जो सफाई कर्मचारी एक्ट है उसके अंदर इसको बनाया गया था। ये जो कमीशन है वो एक नॉन स्टेटरी बॉडी है। हाँ, जो कमीशन जो था वो एक नॉन स्टेटरी बॉडी था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में, बट यह बाद में है ना, एंड यहाँ पे ये धीरे धीरे ये जो है, क्योंकि स्टेटरी बॉडी है यार, फिर बाद में एक्सटेंड किया गया, फिर बाद में एक्सटेंड किया, फिर से हमारे पास जो एक्ट आया उसके बाद ये जो है नॉन स्टेटरी कैसे हुआ भाई, जब नियम आया तो इट इज स्टेटरी बॉडी यार, इट इज अ स्टेटरी बॉडी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। हाँ बिल्कुल गलत बात है भाई। द एक्ट एक्सटेंड अंटिल है ना 2004, ये जो एक्ट है उसको 2004 तक एक्सटेंड कर दिया गया एंड 3 साल तक, इनिशियली पीरियड ऑफ 3 years एज अ स्टेटरी बॉडी। शुरुआत के 3 साल तक वो क्या था, 1993 से यहाँ पे शुरुआत के 3 years में वो एक स्टेटरी बॉडी था, बट 2004 तक एक्सटेंड किया गया, आफ्टर विच 2004 के बाद एक नॉन स्टेटरी बॉडी बन गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या होगा भाई, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। अगर हम कंपोजिशन की बात करें, जो सफाई कर्मचारी कमीशन है एक सो मोटो नोटिस इशू कर सकता है भाई बेस्ड ऑन द मीडिया रिपोर्ट एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड ये कमीशन जो है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी अभी एक नॉन स्टेटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। एंड इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, जो चेयरपर्सन है ना, मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर स्टेट रैंक के होते हैं, यहाँ पे एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा, ना 5 मेंबर बॉडी होगा जिसमें हमारे पास वुमेन भी होना चाहिए, इसमें वुमेन होना चाहिए भाई, है ना, वुमेन होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे एक सेक्रेटरी भी होना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी प्राइवेट मेंबर बिल इन इंडिया। हमको प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट पूछा जा रहा है यार। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल लाइज विद द मेंबर इंट्रोड्यूसिंग इट। जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसको बनाने की जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है उसके ऊपर होती है क्या? बिल्कुल यार। प्राइवेट मेंबर बिल मतलब जो कि नॉन मिनिस्टर है, ठीक है, एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो कि नॉन मिनिस्टर है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। द राज्यसभा एवरी फ्राइडे इज अलॉटेड फॉर द डिस्कशन ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल। ना भाई ना, राज्यसभा जो है वो अल्टरनेट फ्राइडे इज रिजर्व फॉर डिस्कसिंग प्राइवेट मेंबर एंड नॉट एवरी फ्राइडे। यहाँ पे जो गलत है ना वो ये है एवरी, ये अल्टरनेट, अल्टरनेट फ्राइडे जो है वो यहाँ पे रिजर्व करते हैं फॉर इंट्रोड्यूसिंग और फॉर डिस्कशन ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल। सो दिस इज इनकरेक्ट। Since independence, only 14 private member bills have been enacted into law. इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ और सिर्फ 14 मेंबर बिल्स जो है, जो 14 ही प्राइवेट मेंबर बिल्स पास हुए हैं। बिल्कुल सही बात है यार। तो बहुत मुश्किल है एक प्राइवेट मेंबर बिल का पास होना। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द 0 आवर ऑफ द पार्लियामेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको 0 आवर के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। द फ्रेज डज नॉट फाइंड मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है यार। ये धीरे धीरे ग्रेजुअली एक तरह से ये बिजनेस के अंदर आया, बट ये शुरुआत में यहाँ पे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी और नेशनल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए एक ऐसा समय की जरूरत पड़ी, इसीलिए धीरे धीरे यहाँ पे ये इंडियन पार्लियामेंट के अंदर फर्स्ट डिकेड जो है 1950 से लेकर 1960s तक ये आया, तो ये मेंशन नहीं है यार। It is a period of time immediately after the question hour is over and before the regular business of the parliament। बिल्कुल। सपोज करो 11 बजे जनरली स्टार्ट होता है हमारे पास पार्लियामेंट्री सेशन, तो 11 से 12 बजे तक क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन आवर। फिर क्वेश्चन आवर के बाद 12 से 1 क्या होता है यहाँ पे 0 आवर। ये 0 आवर के बाद यहाँ पे क्या होता है, 0 आवर के बाद यहाँ पे होता है लंच ब्रेक एंड 1 बजे से 2 बजे तक जनरली, ठीक है। यहाँ पे ये लंच ब्रेक होता है और उसके बाद ये 2 से लेकर 4 या फिर 5 जितना भी एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ पे ये होता है बिजनेस आवर, जो मेन जो बिजनेस करते हैं, मेन जो काम करते हैं यहाँ पे रेगुलर जो काम करते हैं वो यहाँ पे होता है इस समय में। तो ये बिल्कुल सही बात है। द गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड टू रिस्पॉन्ड टू द मैटर रेज्ड ड्यूरिंग द 0 आवर। ना भाई ना, गवर्नमेंट हैज नो एप्लीकेशन की उसको मैटर को रिस्पॉन्ड करे ही करे 0 आवर में, सो इट इज नॉट ऑब्लाइज्ड। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली टू, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द केस ऑफ एसआर बम्बई वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1994 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एसआर बम्बई केस है वो किस एस्पेक्ट के साथ एसोसिएटेड है यार? ये प्रेसिडेंट्स रूल के साथ एसोसिएटेड है, बच्चे को पता होना चाहिए। एंड रिसेंटली यहाँ पे ये क्या था कि जो चीफ मिनिस्टर मणिपुर के, उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ की बात की थी, रिजिग्नेशन दे दिया था, है ना, कि जो प्रेसिडेंट्स रूल्स है स्टेट में यहाँ पे लगे बोल के, मतलब जो चीज रेजिग्नेशन जो मतलब दे दिया था, मतलब उनका जो रेजिग्नेशन है उससे यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल आया था। इसकी वजह से यहाँ पे न्यूज़ में था यार। एसआर बम्बई जो केस है वो प्रेसिडेंट्स रूल की बात करता है कि आप यहाँ पे मिसयूज को ना करो, किसको, आर्टिकल 356 का यूज़ मत करो। बोलता है कि जो जजमेंट है यहाँ पे, उसने बोला कि जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है, टू इम्पोज रेसिडेंशियल रूल अंडर आर्टिकल 356, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सब्जेक्ट टू व्हाट? सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट जो है उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाइड प्रैक्टिसेस के फॉर्म में, फिर इलीगल या फिर एक्सटेंशियस कंसिडरेशन के रिगार्डिंग इसको क्या कर सकता है, स्ट्राइक डाउन कर सकता है। एंड स्टेट लेजिस्लेचर अलोन वुड बी सस्पेंडेड। जो एग्जीक्यूटिव है फिर अदर आर्म्स है गवर्नेंस के, वो एज इट इज चलते रहेंगे जब तक पार्लियामेंट कोई प्रोक्लेमेशन ना डाले 2 मंथ तक, ठीक है, 2 मंथ तक। फिर से उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, बट 2 मंथ तक चलता है क्या, लेजिस्लेचर नहीं चलता, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है यार, विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट्स इन इंडिया विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रेसिडेंट्स के बारे में हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ओनली ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ना भाई ना, यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो ऑल द, देखो जो इलेक्टेड कॉलेजियम है वहाँ पे बात करें तो ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो देखो इलेक्टेड तो मेंबर होंगे बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, ओनली बोल दिया ना भाई। देखो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी
जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकता है, कैसे भाई? जो रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा क्या भाई? ये सही स्टेटमेंट है, ये वाला गलत है ये, बट सेकंड वाला सही है। जो प्राइस पे ना जो रेजिग्नेशन है प्रेसिडेंट अपना वाइस प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट जो है ऑफिस को होल्ड करता है फॉर द टर्म ऑफ द 5 ईयर एंड द प्रेसिडेंट कैन होल्ड बियॉन्ड 5 ईयर, बट जो जब तक सक्सेसर जो है वो यहाँ पे इलेक्ट नहीं होता। एंड जो प्रेसिडेंट है वो री सिलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है द केस लिली थॉमस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। लिली थॉमस केस बच्चे को पता होना चाहिए। इट इज सुप्रीम कोर्ट हैज यहाँ पे एक पिटिशन में है ना जो लाइफ टाइम बैन कर दिया है कन्विक्टेड पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने ना लाइफ टाइम बैन कर दिया कन्विक्टेड पर्सन को, तो उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और हम लिली थॉमस केस की बात करें तो इसमें क्या होता है भाई, ये रिगार्डिंग किसके डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कन्विक्टेड लेजिस्लेटर। किसी भी लेजिस्लेटर किसी भी अपराध में अगर आता है ना तो उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मतलब इसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इसी रिगार्डिंग ये लिली थॉमसन केस था। एंड यहाँ पे जो सिटिंग लेजिस्लेटर है टू कंटिन्यू एज अ मेंबर इवन आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड इफ दे फाइल्ड एन अपील एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अगेंस्ट पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, जो कोई भी आदमी अगर किसी के इसके रिगार्डिंग कोई वारंट या फिर कोई भी केस फाइल हुआ है तो उसको बैठे रहना इज नॉट अ गुड थिंग यार। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर पॉलिटिकल जस्टिस का वो बात है ना, तो वो यहाँ पे आफ्टर द जजमेंट जो सिटिंग लेजिस्लेटर है उसको भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर सेंटेंसिंग फॉर अ कन्विक्शन। अगर कन्विक्शन लग जाता है तो जो सिटिंग लेजिस्लेटर है उसको भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है। उसके रिगार्डिंग लिली थॉमसन यहाँ पे थॉमस केस बहुत न्यूज़ में था यहाँ पे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और ये जो रिगार्डिंग एक लाइफ टाइम बैन कर दिया कि कन्विक्टेड पर्सन को सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसके रिगार्डिंग न्यूज़ में था, इसीलिए हमसे यहाँ पे इसके बारे में पूछा जा रहा है लिली थॉमस केस क्या बोलता है। मतलब एक तरह से और भी इसके साथ रिलेटेड की बात करें तो एक हमारे पास एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड जो केस है एडीआर केस जो है 2002 का, वो क्या बोलता है यार? एडीआर केस जो है वो बोलता है कि हमारे पास जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बताने पड़ेंगे अगर आपको कंटेस्ट करना है इलेक्शन तो। सो इट टॉक्स अबाउट द डिस्क्लोजर ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11 देखते हैं। विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट्स रूल इन इंडिया, हमको बात किसकी करनी है? प्रेसिडेंट्स रूल की बात करनी है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में करेक्ट पूछा रहा है। अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट पावर्स आर सस्पेंडेड। जो इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है उसके पावर सस्पेंड कर दिए जाते हैं क्या प्रेसिडेंट्स रूल के अंदर? हाँ देखो भाई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो हमारे पास जो इम्पोजिशन था प्रेसिडेंट्स रूल मणिपुर, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमको देखने को मिला चीज़ें। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनाउंस किया कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा रहे हैं यहाँ पे मणिपुर में, तो ये फरवरी की बात हो रही है ना, फरवरी 2025 में। सो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर सस्पेंड कर दी जाती है, बिल्कुल सही बात है यार। द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट कैन लास्ट फॉर 6 मंथ एंड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? देखो जो प्रेसिडेंट्स रूल है इट कैन लास्ट फॉर 6 मंथ एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन इंक्रीमेंट ऑफ 6 मंथ एंड मैक्सिमम 3 ईयर्स तक। ठीक है, सो इट इज़ 6 मंथ तक लास्ट करता है ये, एंड इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 6 मोर मंथ, एंड ये मैक्सिमम टाइम तक जो है वो है 3 ईयर्स। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा? A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है आर्टिकल 224A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आर्टिकल 224A है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? बिकॉज हमारे पास न्यूज़ में था कि सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया हाई कोर्ट टू रीअपॉइंट रिटायर्ड जज है ना ऑन एन एड हॉक बेसिस टू एड्रेस जो बैकलॉग ऑफ केसेस आ रहे हैं उसमें रिटायर्ड जज को यहाँ पे फिर से अपॉइंट करना को परमिट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आर्टिकल 224A डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस ऑन एन एड हॉक बेसिस। ओके, विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है 224A के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अलाउ करता है कि रिटायर्ड जजेस को हाई कोर्ट के यहाँ पे ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए बोल सकता है, परमिशन चाहिए बट प्रेसिडेंट्स का।
क्वेश्चन नंबर 13 है यार, विद रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ जजेस इन इंडिया, हमको रिमूवल ऑफ जजेस की बात करनी है इंडिया के अंदर। विद रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ जजेस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। अ जज कैन बी रिमूव्ड only by an order of the president based on the motion passed by both the house of the parliament। कोई भी जज है, सो ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अ जज कैन बी रिमूव ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन अ मोशन पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो भाई, रिमूवल ऑफ जजेस की बात की जा रही है, ठीक है, रिमूवल ऑफ द जजेस की बात की जा रही है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा रहा है, किसी भी जज को रिमूव कर सकते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द मोशन पास्ड बाय द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है। देखो ये न्यूज़ में क्यों था, बिकॉज राज्यसभा के चेयरपर्सन है, चेयरमैन थे, उन्होंने एम्फेसाइज किया कि सिर्फ पार्लियामेंट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कि वो रिमूव कर सकता है हाई कोर्ट के जजेस को, ठीक है। A judge can be removed on the ground of proven misbehavior and incapacity as per Article 124 and 217 of the Constitution। बिल्कुल सही बात है। ये बोलते हैं कि किस ग्राउंड पे, यहाँ पे आर्टिकल 124 एंड 217 जो है वो हमको ग्राउंड बताता है यार, कि किस ग्राउंड पे हम हाई कोर्ट के जजेस को यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं, किस ग्राउंड पे उनको रिमूव कर सकते हैं, उसके बारे में हमको ये बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई का मतलब क्लैरिफाई किया कि प्रूवन मिसबिहेवियर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया, कौन सी लिखा है प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि प्रूवन मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी का मतलब क्या है, मिसकंडक्ट, करप्शन, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, ऑफेंस इन्वॉल्विंग व्हाट, जो मॉरल टर्प्यूड है उसको यहाँ पे अगर इन्वॉल्व कर रहा है तो। रिमूवल का प्रोसीजर कैसे है जज का, है ना, रिमूवल ऑफ द जज कैसे, प्रेसिडेंट का ऑर्डर आएगा बेस्ड ऑन द मोशन पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। करेक्ट यहाँ पे दोनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जोसेफ शाइन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस, हमको बात किसी करनी है, जोसेफ शाइन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस की बात करनी है। इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जोसेफ शाइन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस की बात करनी है। जोसेफ शाइन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस ये किसके साथ रिलेटेड है भाई, सो इट इज रिलेटेड टू द डिक्रिमिनलाइजिंग एडल्ट्री, जो एडल्ट्री है ना, जो सेक्शन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या किया, जोसेफ शाइन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2018 में जो 497 आईपीसी है उसको स्टक डाउन कर दिया, वो है ना, आईपीसी को इसका कर दिया यहाँ पे स्टक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। एंड ये जो है ना, वो क्या करता है, वो तरह से क्रिमिनलाइज करता है एडल्ट्री इन अ प्राइवेट मैटर एंड डज नॉट, है ना, एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करता था। आर्टिकल 497 ऑफ द आईपीसी जो है वो एडल्ट्री को यहाँ पे क्या करता था, क्रिमिनलाइज करता था, उसको यहाँ पे क्या कर दिया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया इन जोसेफ शाइन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस में, ठीक है। तो मैरिज इज अ पर्सनल रिलेशनशिप है, क्या बोला, मैरिज इज अ पर्सनल रिलेशनशिप एंड स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन इम्पोजिंग क्रिमिनल लायबिलिटी यार, है ना। एंड देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई भी किया कि एडल्ट्री वुड रिमेन अ मॉरल रॉन्ग, कि गलत है, ये मॉरली गलत है ना, बट इसमें सिविल प्रोसीजर्स लगेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर्स नहीं लगेंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन 15 है, विद रेफरेंस टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 2000 एंड, चलो ठीक है, एमटीपी एक्ट की पूछी जा रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। बिफोर द एनैक्टमेंट ऑफ द एमटीपी एक्ट इन 1971 द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाज क्रिमिनलाइज्ड। 1971 से पहले टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्रिमिनलाइजेशन था, बिल्कुल आईपीसी के अंदर एक क्राइम था कि आप अगर अबॉर्ट करा रहे हो तो क्राइम था, है ना। बट उसके बाद क्रिमिनल, उसको क्या किया गया, डिक्रिमिनल मतलब तरह से क्या किया गया, इनैक्ट किया, उसके बाद एक तरह से जो एबॉर्शन था वो लीगलाइज हुआ यहाँ पे, है ना। प्रोविजन फेल टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वांटेड एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पे ये उससे पहले क्रिमिनलाइज था। अंडर द एक्ट ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड अप टू 20 वीक्स विदाउट एनी एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन तो है भाई, सो दिस इज इनकरेक्ट। 20 वीक्स तक टू हमारे पास एक तो है ना, दो तरह के यहाँ पे है। अगर 14 वीक्स तक करना है तो 1 डॉक्टर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को यहाँ पे चाहिए, एंड अगर 20 वीक्स तक करना है तो हमको 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को यहाँ पे परमिशन चाहिए। अगर 24 वीक्स तक करना है तो कुछ स्पेशल केसेस में यहाँ पे अबॉर्शन किया जा सकता है। इफ सर्वाइवर ऑफ रेप विक्टिम ऑफ इंसिस्ट, या फिर वही वल्नरेबल कम्युनिटी है या फिर वुमेन है, तो उस केसेस में यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं,
है ना, परमिट कर सकते 24 वीक्स तक एबॉर्शन को। एंड इसके लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास काउंसिल बनाना पड़ेगा, एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, मेडिकल बोर्ड बनाना पड़ेगा, तो वो अप्रूव करेगा यहाँ पे कि करना है कि नहीं करना है इस अबॉर्शन को। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट तो है, फर्स्ट सेकंड इज इनकरेक्ट बिकॉज एक्सेप्शंस तो हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद रेफरेंस टू पंचायती राज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे पंचायती राज के बारे में क्या पूछा जा रहा है, पंचायती राज के बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। बलवंत राय मेहता, बच्चे को पता होना चाहिए भाई, क्योंकि हमने क्या किया रिसेंटली जो पार्लियामेंट है 75th एनिवर्सरी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको हाईलाइट किया कि हमारे पास जो लोकल गवर्नेंस है क्या रोल रहा है उनका, हमारे पास धीरे धीरे कैसे हमने उसको बढ़ावा दिया है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हमारे पास 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए 1957 के अंदर, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना। एक है बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद एक अशोक मेहता कमेटी, ये आपको पता होना चाहिए। अशोक मेहता कमेटी जो बना था ये किस लिए बना था, अशोक मेहता कमेटी जो है वो बना था 1977 में। किस लिए बना था भाई, फॉर स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल रिसोर्स एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ पंचायत, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ पंचायत। GVK Rao committee emphasized the need for regular election and greater participation of women and marginalized community। बिल्कुल सही बात है। GVK राय कमेटी जो है वो बोलता है कि रेगुलर इलेक्शन होते रहना चाहिए, जिससे पार्टिसिपेशन, उसमें रेगुलर इलेक्शन की जरूरत किसके बारे में एम्फेसाइज किया, GVK राव कमेटी ने। और उसके साथ साथ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बढ़ते रहना चाहिए, मार्जिनलाइज कम्युनिटी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिखते रहना चाहिए। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट जगह बोथ 1 और 2 आंसर हो जाएगा 16 का C। एक LM सिंघवी कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। LM सिंह, देखो ये GVK राय कमेटी कब बना था, ये बना था 1985 में। LM सिंघवी कमेटी भी इंपॉर्टेंट है भाई। LM सिंघवी कमेटी जो है, LM सिंघवी कमेटी जो है वो 1986 में बना था। ये बोलता है हमारे पास जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उसको एड्रेस करने की बात करता है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनसफिशिएंसीज को इंप्रूव करने की बात करता है इन पंचायत से यार। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग। हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव जजमेंट्स इज आर इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इनमें से कौन कौन से जजमेंट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेसिस में यहाँ पे इंटरप्रेट किए गए हैं। ठीक है, तो देखो भाई, डिक्रिमिनेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को यहाँ पे इंडिया के अंदर गाइड करता है, लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए यहाँ पे देखा जाता है। तो पहला तो है डिक्रिमिनेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, जो कि सेक्शन 377 जो है ना, उसको नवजीत सिंह जोहार वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस में, नवजीत सिंह जोहार वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, नवजीत सिंह जोहार वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कर दिया कि इसको यहाँ पे डिक्रिमिनलाइज कर दिया होमोसेक्सुअलिटी को। बोला कि देखो भाई, सोशल मोरालिटी से ज़्यादा मोरल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऊपर जाता है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल यार, राइट टू प्राइवेसी जो है हम आर्टिकल 21 के अंदर भी यहाँ पे पुट्टुस्वामी जजमेंट की बात करते हैं, केवी है ना, पुट्टुस्वामी जजमेंट की बात करते हैं 2017 में जो हुआ था। डिक्रिमिनेशन ऑफ एडल्ट्री जो है वो भी हमारे पास, जो कि अभी भी देखा जोसेफ श्राइन वाला केस, वो भी हमारे पास मोरल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंदर यहाँ पे क्या हुआ था, डिक्रिमिनलाइज किया गया था। सबरीमाला टेम्पल एंट्री भी जो है वो हमारे पास 2018 के अंदर जो वुमेन्स हैं उनको उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय यहाँ पे घुसने नहीं दिया जाता, उसको भी यहाँ पे क्या किया, स्टक डाउन किया, एंड राइट टू वर्शिप को यहाँ पे अपहेल्ड किया। ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऊपर है भाई उनके रिलीजियस ट्रेडिशन के से। ठीक है, तो ये भी सही बात है। तो चारों के चारों जो है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के ऊपर यहाँ पे जजमेंट्स जो है वो आए हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीईसी एंड इलेक्शन कमीशन अंडर 223 एक्ट। 223 जो एक्ट आया था उसमें जो इलेक्शन कमीशन है या फिर जो सीईसी जो है उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जा रही है यार। सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन बे, नॉट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन की बात करनी है, ठीक है। सो जो कैंडिडेट्स मस्ट बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। हाँ बिल्कुल यार, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है किसके लिए, हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, उसमें 2023 में जो आया था उसमें बोला गया कि कैंडिडेट जो होना चाहिए मस्ट बी अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी। बिल्कुल सही बात है। द कैंडिडेट मस्ट हैव प्रायर एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ना भाई ना, ऐसा नहीं है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का जज ही होना चाहिए यहाँ पे अगर आपको क्या होना, इलेक्शन कमीशन बनना है तो। सही है, सो इट इज़ इनकरेक्ट। कैंडिडेट मस्ट हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द इलेक्शन मैनेजमेंट, ये भी सही है, ये जरूरी है भाई। द कैंडिडेट मस्ट बी और हैव बीन अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल, इसलिए तो हमारे पास जो सबसे बड़े यहाँ पे हमारे पास जो बोले जाते हैं, जो मैंने समझा और सुना है, वो कौन है भाई, टीएस सेशन जो थे वो भी इसी तो थे, ऐसे ही तो थे। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 3 एंड 4, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनूप बनरवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। और हम बात करें इलेक्शन कमीशन की तो यहाँ पे 6 ईयर का टेन्योर होता है, या फिर इलेक्शन कमिश्नर्स का, या फिर 65 ईयर्स जो पहले आ जाए। सपोज कोई 63 ईयर में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है तो 65 ईयर तक रिटायर कर जाएगा। कोई अगर हमारे पास 55 ईयर में बन रहा है तो 55 से 6 साल, दैट इज 61 ईयर तक ये रहेगा इलेक्शन कमिश्नर। तो ये होता है विच एवर इज अर्लियर का मतलब। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 है, अनूप बनरवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केस की बात करनी है, बिकॉज यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने गणेश कुमार एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसीलिए है ना अपॉइंट किया था इंडिया का, एंड अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग। एंड जो अनूप बनरवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केस है वो किसके साथ रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के साथ, ठीक है। इस अनूप बनरवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं शुड नॉट बी मेड सोनली बाय द एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन 21 है, विद रेफरेंस टू द लोकपाल एंड द लोकायुक्तास एक्ट 2013 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट की बात करनी है, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 की बात करनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हमसे गाइड पूछा रहा है। मेंबर द लोकपाल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो लोकपाल के मेंबर्स हैं उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है क्या, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। द पीएम कैन नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। पीएम जो है इस मैटर के रिगार्डिंग आप उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, जो लोकपाल है वो, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, मतलब ये बोला जा रहा है कि आप पीएम को भी जो है लोकपाल जो है वो इसको क्या कर सकता है, पीएम को भी देख सकता है, बट कुछ मैटर्स में पीएम को ये नहीं देखना है, ये हमको पूछा जा रहा है। पीएम की इंक्वायरी के बारे में बताया जा रहा है। और जो पीएम की अगर इंक्वायरी अगर करना है ना, सो इंक्वायरी जो होनी चाहिए मस्ट बी इन कैमरा एंड 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकपाल इसको अप्रूव करना चाहिए, है ना। एंड कुछ सेंसिटिव इशूज इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लाइक नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है जो। क्वेश्चन 22 है, आर्टिकल 101 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टिकल 101 क्लॉज 4 जो है डील्स विथ व्हाट, डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, फॉर द सेशन। अगर यहाँ पे बात करें ड्यू टू देयर एब्सेंस फ्रॉम द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें ड्यू टू द एब्सेंस फ्रॉम द सेशन ऑफ Parliament with reference to Foreign Exchange Management Act, with reference to FEMA Act of 1999, Foreign Exchange Management Act of 1999, consider the following statement। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, it is a civil law meaning violation result in monetary penalties not criminal charges। जो Foreign Exchange Management Act है ये क्रिमिनल लॉ है कि सिविल लॉ है, सिविल लॉ है भाई,
है ना। सो दिस इज करेक्ट। एंड मॉनेटरी पेनल्टीज लगेगा, कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे। न्यूज़ में था भाई क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इशू किया एडजुडिकेशन ऑर्डर की पेनल्टी लगाया था बीबीसी जो वर्ल्ड सर्विस है इंडिया का, है ना, कि वो वायलेट कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को, उसके रिगार्डिंग। तो वो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टीज डाल सकता है, कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं डाल सकता, सिविल लॉ है ये। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन लाइक इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा रिक्वायर्ड आरबीआई अप्रूवल। बिल्कुल यार, अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एसेट डेट इंस्ट्रूमेंट या तो इस सब चीज़ के लिए आरबीआई का अप्रूवल जरूरी है। करेक्ट हमसे पूछा रहा है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन 24 है, विद रेफरेंस टू प्रो टर्म स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या फिर स्पीकर प्रो टर्म जिसको हम बोलते हैं, जो स्पीकर अपॉइंट करने से कुछ समय के लिए, उससे पहले कुछ समय तक जो स्पीकर अपॉइंट करते हैं उसके लिए। pro tem speaker is a temporary speaker appointed to preside over the proceedings of Lok Sabha or the legislative assembly of a state। बिल्कुल यार, ये जो स्पीकर प्रोटेम है एक टेम्पररी स्पीकर है जो कि इसको प्रिसाइड करने की बात की जा रही है लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लोकसभा के अंदर, जब तक स्पीकर अपॉइंट ना किया जाए। तो जनरली जो सबसे जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, मोस्ट सीनियर मोस्ट ऑफ दी पर्सन जो होते हैं, उनको जनरली यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। ड्यूरेशन जो होता है बहुत शॉर्ट टर्म होता है, जब तक न्यू स्पीकर इलेक्ट ना हो जाए, है ना, कोई गवर्नमेंट जीती है उस समय, उसके बाद तक जो स्पीकर अपॉइंट करने से पहले तक की जो है स्पीकर, उसको बोलते हैं स्पीकर प्रोटेम इज ए टेम्पररी स्पीकर। तो सेकंड स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट और गवर्नर अपॉइंट दी प्रो टर्म स्पीकर यूजुअली फ्रॉम अमॉन्ग द सीनियर मोस्ट हाउस ऑफ दी सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ दी हाउस। बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इसको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट इन द केस ऑफ लोकसभा एंड गवर्नर इन द केसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा सी। क्वेश्चन 25 है, विद रेफरेंस टू 3 लैंग्वेज फार्मूला अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करनी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में। स्टेट रीजन एंड स्टूडेंट कैन चूज द 3 लैंग्वेज एज लॉन्ग एज द स्टेट रीजन एंड स्टूडेंट कैन चूज 3 लैंग्वेज एज लॉन्ग एज at least 2 are native to India। जो 3 लैंग्वेज फार्मूला उसमें स्टेट रीजन स्टूडेंट चूज कर सकता है भाई, जब तक, है ना, जो एटलीस्ट 2 है वो नेटिव टू इंडिया ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है, ये नेचुरल, जैसे कि हिंदी एंड तमिल, अगर हम तमिलनाडु की बात करें, हिंदी तमिल एंड इंग्लिश, ये 3 जनरली चूज करेंगे अगर, तो या फिर कोई और भाषा है तो वो चूज कर सकते हैं। संस्कृत कंपलसरी लैंग्वेज इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स अंडर इट। बिल्कुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ऐसा लगेगा, बट इट इज़ नॉट इनकरेक्ट। मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर बात की जा रही है, बट जो हिंदी इज कंपलसरी अक्रॉस नेशन, स्पेसिफिकली जो लैंग्वेज स्टेट्स हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 के अंदर यार। दिस इज इनकरेक्ट, हमको 2020 के अंदर पूछा जा रहा है ना यार, ठीक है। जनरली नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में लोकल लैंग्वेज एक हिंदी और इंग्लिश को टीच किया जाता है, बट स्पीकिंग हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे एक साउथ इंडियन लैंग्वेज, एक हिंदी या फिर एक इंग्लिश जो कि प्रीफरेबल लैंग्वेज जो होता है ना। एंड संस्कृत स्पेशल एम्फेसिस मिला है भाई 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंदर, ऑप्शनल चॉइस है इसमें। करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा ए। 26 है, विद रेफरेंस टू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। बिल्कुल, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 में आया था, उसके अंदर, है ना, हमारे पास ये तरह से इन्फोर्स करने की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड एम टू रिस्टोर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, जो गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन लेने की बात करता है ये। एंड एक प्रकार से यहाँ पे ये वर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है यार, 30 डेज के अंदर आ जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन। अगर लाइफ एंड लिबर्टी को कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, तो 48 आवर्स के अंदर आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ एंड लिबर्टी को अगर इफेक्ट कर रहा है तो। सेकेंड है, इट अप्लाइज ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फंडेड एनजीओस एंड इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, जो पैसा गवर्नमेंट से ले रहा है उस सब पे अप्लाई करता है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। अगर अपेलेंट सेटिस्फाई नहीं है उसके रेस्पॉन्स से, तो फर्स्ट अपेलेंट अथॉरिटी जो है सेंट्रल स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन तक ये अपील कर सकता है। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है, करेक्ट जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 27 है, विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिलिमिटेशन कमीशन की बात करते हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि क्या करता है, दायरा बनाता है कि कहाँ पे चुनाव होगा, ठीक है। सो द डिलिमिटेशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एक सुप्रीम कोर्ट जज होता है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है यहाँ पे, एंड हमारे पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, एंड जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं,
द इलेक्शन द कमीशन डिसाइड आर डिसीजन आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट इन एनी केस। याद रखना भाई, ये जो है 2024 के अंदर अगर हम बात करें तो डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है एंड अथॉरिटी एंड डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2024 के अंदर कि जो डिलिमिटेशन ऑर्डर है कैन बी रिव्यूड इफ दे वायलेट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ठीक है, तो डिलिमिटेशन डिसीजन आर फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट इन एनी केसेस। जो एनी बोल रहा है ना, देखो सही बात है कि जो कोर्ट जो डिसीजन है डिलिमिटेशन कमीशन का वो उसका फाइनल है, बट उसको कुछ केसेस में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वायलेट और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कर रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं यार। This is incorrect. The Delimitation Commission has been set up of only 4 times since independence. बिल्कुल यार, 1952 में हुआ था एक बार, 1962 में, फिर 1972 में, फिर 2002 के बाद ये अरेस्ट हो गया। सो ये सिर्फ 4 बार हुआ है, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट पूछा जा रहा है 1 और 3, आंसर हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि न्यूज़ में था बिकॉज जो दिल्ली कांग्रेस लीडर थे है ना, CAG को रिपोर्ट दिया, जो रिपोर्ट लिया और बोला कि एक्साइज पॉलिसी एंड जो अर्ज इमीडिएट फॉर्मेशन था पब्लिक अकाउंट कमेटी के, वो यहाँ पे रिव्यू एंड पब्लिक डिस्कशन के लिए बोला था, इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में था। पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में गलत पूछा जा रहा है। द पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 22 मेंबर्स, 15 फ्रॉम द लोकसभा एंड 7 फ्रॉम द राज्यसभा। बिल्कुल सही बात है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई। पब्लिक अकाउंट कमेटी हमेशा न्यूज़ में रहता है, हमेशा उनके बारे में पता होना चाहिए कितने मेंबर्स कहाँ से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिनिस्टर्स कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द PSC। देखो भाई ये गलत बात है, नो मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द PSC, है ना। एंड मेंबर्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव हाउस यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड चेयरपर्सन जो होता है उसको अपॉइंट कौन करता है, यहाँ पे चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड टर्म क्या होता है मेंबर का 1 ईयर। मेंबर इलेक्टेड एनुअली यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बिल्कुल सही बात है। चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये भी सही बात है। तो गलत हमसे पूछा जा रहा है, गलत हो जाएगा बी, है ना। सो ये हमने क्वेश्चंस देखे यार रिगार्डिंग करंट अफेयर्स जो कि फरवरी 2025 में न्यूज़ में रहे थे, उसके MCQs की, पॉलिटी की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया, इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया। इसी प्रकार चीज़ों को याद किया जाता है, एग्जाम में यही काम आता है, MCQs किए हुए चीज़ें, है ना, कॉन्फिडेंस भी आता है।